जय जय कलयुग की घरवारी, त्यों लोक करती अंधियारी। और काम काज में तनिक न चातुर, गृह कलेश करवे को आतुर। और सीरियल देखन की रसिया, सीरियल देखन की रसिया, बॉलीवुड सगरो मन बसिया। और इंस्टा पर तुम रील बनाती, खुद को भोली गाय बताती। इंस्टा पर तुम रील बनाती, मंद मंद मुस्कान दिखाती, खुद को भोली गाय बताती, पति सम्मुख चंडी हो जाती। माता शारदे को प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, और मंच पर उपस्थित सभी कवियों को 2 बार प्रणाम करता हूँ, कवियत्री को 3 बार प्रणाम करता हूँ, और कसम बंसी वाले की आप सभी की इस पावन उपस्थिति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और इतने सारे प्रणाम मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि किसी से डरता हूँ। 6 साल की है लेकिन डरता किसी से नहीं हूँ। प्रणाम करने के अपने फ़ायदे हैं, वो समझ लीजिए, तो इसलिए प्रणाम करता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा, बिना किसी वजह इतने सारे लोगों का आशीर्वाद एक साथ। दूसरा फ़ायदा, दद्दू कविता में कुछ गड़बड़ हो जाए तो कहते यार वो तो पहले ही प्रणाम कर गया, अब उससे क्या कहना। और तीसरा फ़ायदा, आप लोगों को पता लग जाता है कि मैं भी किसी भले घर की औलाद हूँ। और चौथा, इसके अलावा मैं आपका कर भी कह सकता हूँ, आपके शहर में खड़ा हूँ। मैं ज़्यादा कुछ लंबी भूमिका नहीं बनाता हूँ। पहले दादा मैं 4 अच्छी पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ, बाद में तो वही पढ़ूंगा जिसके लिए कुख्यात हूँ। तो 4 अच्छी पंक्तियाँ देखिएगा, पूरे मंच की तरफ से पढ़ता हूँ कि बहुत तूफान गुजरे हैं, बहुत से जलजले आए, बहुत तूफान गुजरे हैं, बहुत से जलजले आए। कभी ठहरे कहीं 2 पल, कभी चलते चले आए। और बहुत कोशिश रकीबों ने की हस्ती को मिटाने की, मगर हम प्रेम का दीपक बने जलते चले आए। कि कविता दादा मैं आपको सच बताऊं ज्ञानी जी, कई विषयों पर कलम चलाने की कोशिश की, लेकिन अंततोगत्या हास्य पे ही उतर आया है। दादा मैंने श्रृंगार लिखा, श्रृंगार में लिखा मैंने कि नहीं परवाह दुनिया की, ये खुलेआम लिखा है। तुम्हारी शरबती आंखों को हमने जाम लिखा है। और तुम्हारे नाम से दिल भर धड़कता है ये दिल मेरा, मेरा दिल चीर कर देखो तुम्हारा नाम लिखा है। पंक्तियां लिखी और फेसबुक पर चिपका दी। घरवाली इतना लंबा छुरा लेके आ गई, पहले दिखाओ नाम किसका लिखा है। भाई साहब बड़ी मुश्किल से जान बचाई। उसके बाद में भाई साहब मैं पुलिस पर कविता लिख देता था। पुबाया में कवि सम्मेलन हो रहा था, मैंने पुलिस पर टिप्पणी कर दी। वो सामने दरोगा जी बैठे थे, उन्होंने रिवॉल्वर निकाल लिया, नंगा रिवॉल्वर ऐसे मंच के आसपास लहराने लगे। मैंने घबरा गया भाई साहब, मैंने कविता पढ़ना बंद कर दी, अपना माइक पकड़ के खड़ा हो गया। बोले नहीं नहीं तुम कविता पढ़ो, मैं उसे देख रहा हूँ जिसने तुम्हें बुलाया है। तो ऐसे इस पर भी छोड़ दिया। साली पर कविता लिख देते थे कभी कभार। ससुराल में पहुंच गए, कविता यूट्यूब पे मफतलाल जी ने चैनल पे डाल दी, वो ससुराल वालों ने देख ली। ससुराल पहुंचे तो वैसे तो चाय पानी को पूछा जाता था, दोनों साले इतने इतने लंबे लट्ठे लेके आ गए, गांव के बाहर तक दौड़ाया है। तो भाई साहब तब से साली पर मैं तो सारे विषय क्लोज कर दिए। अपने हाथ पर लिखता हूँ, अपनी पत्नी पर लिखता हूँ। नेताओं पर लिखते थे तो एक बार नेताजी ने उन्होंने हमें अंदर करा दिया भाई साहब। ऐसे आंखें तरेरते रहे, मंच पे नीचे बैठे हुए थे, आंखें तरेरते रहे। बाद में सिपाही से कह दिया, बोले इसको ले जाके थोड़ा कोपचे में ले जाके 10 बार पिना देना, बाकी छोड़ देना। तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं, इसलिए घरवाली पर लिखते हैं। रोज झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी है, लड़ेगी तब भी सही है और नहीं लड़ेगी तब भी सही है। बात ये कोई हमारी तो शादी की सालगिरह थी दादा मफतलाल जी, उस दिन भी झगड़ा ही हुआ। लोग शादी की साल, मैंने उसे भाई साहब
मैंने उसे 2700 रुपए की एक साड़ी और एक साड़ी 4700 रुपए की, 2 साड़ियाँ दिलवाई। मैंने कहा सालगिरह मेरी भी शादी की है, तेरी भी शादी की है, एक मेरी तरफ से ले ले, एक अपनी तरफ से भी ले ले। वाह 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 वाह। 2 साड़ियाँ दिलवाई। तो बोली आप कितने अच्छे हो, शादी के 13-14 साल हो गए, आप बिल्कुल नहीं बदले, आप बहुत अच्छे हो। हमने कहा जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे राहत भुजंग। तू साथ में तो क्या मैं बिगड़ जाऊंगा? भाई साहब झगड़ा हो गया। तो ये स्थितियां होती हैं। बीच बीच में ताली वाली बजा देना अगर समझ में आ जाए तो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ के जाऊंगा, बस ये देख लूंगा कि इस कभी प्रसूता धरती पर तालियां क्यों नहीं। वाह 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 वाह। हाथरस की धरती को कभी प्रसूता धरती कहा जाता है। एक से एक बड़े नाम हुए, गोपाल दास नीरज से लेकर के बहुत बड़े बड़े काका हाथरसी तक। काका हाथरसी, निर्भय दादा। मैं बता रहा हूँ, मैंने केवल 1-2 नाम बताए दादा। अगर हाथरस के कवियों का इतिहास बनाने बैठ जाऊं तो पूरा दिन लग जाएगा। सही बात है कि शादी आदमी कर तो लेता है, हालांकि शादी करना जरूरी भी होता है, क्योंकि शादी इसलिए करना जरूरी होता है कि आपको अपने सारे कर्मों की सजा आपकी घरवाली इसी जन्म में दे दे, आप अगले जन्म के लिए बिल्कुल निर्दोष होकर जाएंगे। वाह। तो इसलिए शादी करना भी जरूरी होता है। लेकिन जब करता है आदमी, उसके बाद पछताता है कि ब्याह करना, मुक्तक सुनिएगा, ब्याह करना पंगा जिंदगी का सबसे बड़ा निकला। ब्याह करना पंगा जिंदगी का सबसे बड़ा निकला। अरे अपना तो नसीबी साला चने के झाड़ पे चढ़ा निकला। वाह। और मती मारी गई थी जो कर बैठे ये ब्याह सगाई, छेना समझ के खाया साला दही बड़ा निकला। अच्छा, शादी जब होती है, किसी लड़के की शादी हो जाती है तो ससुराल में क्या कहा जाता है? दामाद कहा जाता है ना। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, पूरी दुनिया में जोधपुर ऐसी जगह है जहां दामाद को रावण को दामाद मान के पूजा की जाती है। क्यों? महारानी मंदोदरी जोधपुर की थी। पूरी दुनिया में इकलौती जगह ऐसी है जहां रावण को दामाद माना जाता है। बाकी पूरी दुनिया में देख लो, दामाद को ही रावण माना जाता है। क्योंकि अब शादी होने के बाद होता क्या है कि शादी क्या हुई, सुनिएगा, 4 पंक्तियों से जुड़िएगा कि शादी क्या हुई, जिंदगी जैसे नीलाम जागीर हो गई। शादी क्या हुई, जिंदगी जैसे नीलाम जागीर हो गई। कोई स्वाद नहीं है, फिर भी खाए जा रहे हैं। सपरेटे का पनीर हो गई। और खूबसूरत तो बहुत है, मगर आतंक भी उतना ही है। ससुरी शादीशुदा जिंदगी जैसे कश्मीर हो गई। हमारी घरवाली थोड़ा इंग्लिश कम जानती है, क्योंकि ऐसा होता है ना, स्कूल में पढ़ने वाले 2 तरह के लोग होते हैं। एक स्कूल के क्लासरूम में पढ़ते हैं, दूसरे कुछ थोड़ा बहुत पिछवाड़े से भी पढ़े आते हैं। तो हो सकता है उसने पिछवाड़े में शिक्षा ज़्यादा ली हो, सामने कम ली हो। तो उससे एक दिन बच्चे दोनों पढ़ रहे थे, 2 बच्चे हैं मेरे बाबूजी। तो दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। एक बच्चा बोला मम्मी मेरा होमवर्क कंप्लीट हो गया। दूसरा बड़ा वाला उठा बोला मम्मी मेरा होमवर्क फिनिश हो गया। बोली आप तो टीचर हो, ये बताओ ये बच्चे 2-2 वर्ड क्यों बोल रहे हैं? उसने भी काम कर लिया, इसने भी काम कर लिया, वो बोल रहा कंप्लीट हो गया, वो फिनिश हो गया। मैंने बोले ये 2 वर्ड क्यों बोल रहे हैं, एक ही वर्ड क्यों नहीं बोल रहे? मैंने कहा देखो सूक्ष्म सा अंतर है, मैं शाब्दिक रूप में नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन दादा मैं आपको उदाहरण से बता सकता हूँ। बोले कैसे? बोले जैसे हमने कहा जैसे तूने मेरे साथ शादी करी, तू कंप्लीट हो गई, और मैंने तेरे साथ शादी की, मैं फिनिश हो गया। और शादी होती भी कैसे नहीं, क्योंकि उसे तो आना ही था हमारी जिंदगी में। सर ध्यान दीजिएगा कि उसे तो, पत्नी के लिए कह रहा हूं कि उसे तो आना ही था मेरी जिंदगी में। वो तो अपनी किस्मत का लेख रही है, वो तो हमारी किस्मत का लेख रही है। और कभी फूल और जौ फेंके थे मेरे ऊपर, आज कसम से झाड़ू और बेलन फेंक रही है। आज झाड़ू और बेलन फेंक रही है, और पूरा कुनबा और खानदान लेकर के हम गए थे उसे देखने। आज वो शेरनी अकेली हमारे पूरे खानदान को देख रही है। एक चीज और भी हो जाती है, छोटी छोटी बातों से ही झगड़ा होता है हमारा। वैसे कुछ नहीं है, वैसे तो ज़िंदगी सब नॉर्मल चल रही है। मैं बैठा था, मोबाइल देख रहा था सर, मोबाइल देख रहा था, आई झटके से मोबाइल मेरे हाथ से छीन लिया। बोली दिन भर मोबाइल में आंखें घुसेड़े रहते हो, आंखें खराब हो जाएंगी। मैंने कहा फिर क्या करूं? बोली मुझे देख लिया करो। मैंने कहा फिर साला दिमाग भी खराब हो जाएगा, फिर तो साला दिमाग भी खराब हो जाएगा। अच्छा, ये एक चीज़ और भी होती है, शादीशुदा होने के बाद ही पता लगता है कि शादीशुदा लाइफ में और कुंवारे की लाइफ में क्या अंतर होता है। कि शादी जब होती है
तो दिमाग में ये भी विचार आता है कि आखिरकार ये साला पंगा जब शादी हो जाने के बाद समझ में कहते हैं कि शादी होने का विचार आया कहाँ से, ये आइडिया किस गधे का था कि खामो खाम में शादी करवा लो, साले दुनिया भर के पंगे अपनी खोपड़ी बांध लो। फिर पता लगा, मैंने बहुत शोध किया, मैं बहुत दिनों शोध किया, लगभग 3-4 साल इस पर रिसर्च किया कि शादी का आइडिया आया कहाँ से। तो पता लगा कि जब आदि मानव युग था, जब मानव शादी नहीं करता था, जंगलों में रहता था, बिना मकानों के रहता था, लेकिन तब भी मानव पशुओं का उपयोग अपने भले के लिए करता था। तो गधे पाला करता था, गधे को खूंटा गाड़ के बांधता था, गधा 2 घंटे बाद खूंटा गाड़ के भाग जाता था। फिर किसी बुद्धिमान ने आइडिया लगाया, उसने 2 गधों की रस्सियां आपस में बांध दी। अब ये वाला भाग रहा तो वो वाला खींच के रोक ले रहा, वो वाला भाग रहा तो ये वाला खींच के रोक रहा। उसी दिन से शादी का आइडिया आया कि 2 गधों के इकट्ठा बांधो, कहीं नहीं जाने वाला, साले जिंदगी भर साथ रहेंगे। सीधे सीधे दिन भर वही बात है कि घर में घुसते ही उसके श्लोक प्रवचन शुरू हो जाते हैं। बच्चे से बोली कि जाओ बच्चे को स्कूल छोड़ के आओ। मैंने कहा तुम खुद क्यों नहीं चली जाती? बोली मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता है। मैंने कहा सीखती क्यों नहीं स्कूटी चलाने? बोली जब जुबान चलाने से काम चल रहा है तो स्कूटी चलाना कौन सीखे? तो ये चीज़ें हो जाती हैं और मैं कह देता हूँ तो फिर झगड़ा तो होता ही है। अच्छा, पत्नी से सब डरते हैं, ये सच बात है, मैं भी डरता हूँ। जो लोग कह देते हैं ना कि मैं नहीं डरता, उनकी बता रहा हूँ कि खुद को शेरे बबर बताते हैं, खुद को शेरे बबर बताते हैं, धौंस हर एक पर जमाते हैं, ऐसे शेरों की ये हकीकत है, घर में बेलन से मार खाते हैं। अच्छा, इनकी भाई साहब की बता रहा हूँ, इनका नहीं मैं बता, आज बात आ गई तो आज बता दूंगा। आप भी मेरे बारे में बहुत कुछ बता देते हो मंच पे, मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, बड़ा होने का आप नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। आज मौका लग गया, मैं बताता हूँ। इनके घर पे मैं एक दिन गया, संयोग की बात थी, विदिशा पहुँच गया, हालांकि ये बात झूठ है। मैंने घर के अंदर एंट्री की, इन्होंने कहा ये छोटा भाई आ गया। अब घर पे आवाज़ लगा रहे, बोले अरे मेरी बाबू, मेरी सोना, 2 कप चाय बना के ले आओ। मेरा खोपड़ी घूम गया। मैंने कहा दादा की इतनी उम्र हो गई और भाभी जी को अभी भी बाबू और सोना कह के बुलाते हैं, क्या लफड़ा है? मैं जाके थोड़ा इनके सट के बैठ गया। भाभी चाय बनाने चली गई, बाद में उन्होंने बुलाया, बोले देखो ऐसे सबके सामने मत बुलाया करो, वो छोटा है तो उसके सामने ऐसे मत बुलाया, मुझे शर्म आ जाती है। लौट के आए, मैंने कहा आप इतने साल हो गए शादी को, अभी भी भाभी जी से इतना प्यार करते हो, बाबू सोना बुलाते हो? बोले घंटा प्यार करता हूँ। बोले 3 दिन से उसका नाम ही नहीं याद आ रहा है और शादी का कार्ड तो ढूंढे नहीं मिलेगा जिससे मैं देख लूंगा, और पूछने की हिम्मत नहीं है। तो ये स्थितियां हो जाती हैं। बच्चे को एक दिन भाभी जी शादी वाली एल्बम दिखा रही थी, उसमें बड़े बड़े बढ़िया इनके करली बाल हुआ करते थे। तो बच्चे ने पूछा, बोले मम्मी आपके साथ में ये किसकी फोटो है? तो बोली यही तो तेरे पापा हैं। बोले फिर वो गंजा आदमी कौन है जो अपने साथ में रहता है? अच्छा, शादी में बेमेल जोड़ा फंस जाना भी दिक्कत का काम हो जाता है। जैसे हमारा ही है, हमारा वजन 56 किलो, पत्नी का वजन 84 किलो। ब्याह के लाया था उस दिन 46 किलो की थी, आज 84 किलो है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि हल्की छरहरी, इस पर 4 लाइनें देखिएगा कि हल्की छरहरी काया होना, हल्की छरहरी काया होना वैसे तो नियामत बहुत बड़ी है, और खुद के साथ साथ अगर भाई साहब घरवाली की भी हो तो समझ लो किस्मत आपके साथ खड़ी है। और अगर कहीं घरवाली मिल गई मेरी तरह भारी भरकम, तो भाई साहब मुसीबत का और छोर नहीं, साथ में खड़े हो तो ऐसा लगता है अवैध निर्माण के पास नगर निगम की जेसीबी खड़ी है। हमारी घरवाली ने एक दिन हमसे कहा कि मंचों पर जाते हो, खूब कविता करते हो, मेरे उल्टी सीधी ही बोलते हो मेरे लिए, कभी 4 लाइनें हमारे लिए अच्छी भी बोला करो। तो मैंने कहा चलो 4 लाइनें तुम्हारे लिए लिख के बताता हूँ। अब पत्नी पहले से मालूम है थोड़ी भारी भरकम, मैं कितना भी झूठ बोलूँ लेकिन सच्चाई निकल जाती है। तो मैंने उसके लिए 4 लाइनें लिखी कि गज जैसी काया हुई, समझ रहे कि गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। गज जैसी काया हुई, जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैलखंड लगती हो तुम। और जब जब सताती हो तो हाड़ से कपाती हो, तो मांग पूस वाली वही ठंड लगती हो तुम। और क्रोध में भरी हो जब,
क्रोध में भरी हो जब, रोष में जरी हो तब, गर्मी जेठ मास की प्रचंड लगती हो तुम। और सच कहूँ प्राण प्रिय, पाप कुछ मैंने किए, दिया जो विधाता ने वो दंड लगती हो तुम। लेकिन ये सब परिस्थितियों के बावजूद भाई साहब मैंने सहन करना सीख लिया। और ये सहनशीलता की प्रेरणा कहाँ से मिली है पता है आप लोगों को? आप भी सीख लेना। मैंने प्रेशर कुकर से सहनशीलता सीखी है। नीचे से आग लगी होती है, ऊपर से सीटियां मार रहा होता है। इतनी जबरदस्त सहनशीलता और किसी में नहीं होती है। नहीं, माइक में कमी हो सकती है, लेकिन यह मुझे लग सकती है। बात यह है, देखो जो ओज की कविता पढ़ लेते हैं वो तो भाई साहब अपनी आवाज़ इतना चीखते हैं, इतना उठा देते हैं। अब मैं नहीं उठा सकता। मैंने अगर कहीं आवाज़ उठा दी, आवाज़ उठ गई और वापस नहीं लौटी, तो अभी यहाँ आप समझ सकते हैं। चलिए, आपने अभी तक वो सुने हैं बहुत सारे, अमृतवाणी सुनी है, हैं? अमृतवाणी सुनी होंगे, आरती चालीसा बहुत सारे सुने होंगे। आज मैं आपको विषवाणी सुनाऊंगा। शीर्षक है घरवाली विषवाणी। जहाँ जहाँ अच्छा लगे ताली बजा देना, नहीं कोई आवश्यक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बाद में जा करके हाथरस की फीडबैक अपने यहाँ शाहजहानपुर में भी दे और लखनऊ तक दे दूँगा कि जय जय कलयुग की घरवारी, जय जय कलयुग की घरवारी, त्यों लोक करती अंधियारी। और काम काज में तनिक न चातुर, गृह कलेश करवे को आतुर। और सीरियल देखन की रसिया, सीरियल देखन की रसिया, बॉलीवुड सगरो मन बसिया। और इंस्टा पर तुम रील बनाती, खुद को भोली गाय बताती। इंस्टा पर तुम रील बनाती, मंद मंद मुस्कान दिखाती, खुद को भोली गाय बताती, पति सम्मुख चंडी हो जाती। और कहा काम कबहू नहीं कीना, कहा काम कबहू नहीं कीना, पति दुख अति दारुण दीना। और खाली करो भुसौला जैसे, पति की पर्स झाड़ लई ऐसे। सगरो बाजार घूम के आई, केवल क्रीम लिपस्टिक लाई। और आप लिपस्टिक ऐसी लगाई, मानव मुंह से तोड़ के आई। पत्नी रूपी देवी से बच के रहिए आप, यदि वो क्रोधित हो गई बचा सके ना बाप। और पास पड़ोसी से कीन लड़ाई, पास पड़ोसी से कीन लड़ाई, दीन चुनौती भुजा उठाई। और पति देव चुप खड़े दुआरे, डर में बोलत नाई बेचारे। जब काहू पे गुस्सा आवे, पति पे सारी खीज बुझावे। और चलती राह सदा मनमानी, जैसे हो झांसी की रानी। और होता क्या है पत्नी की निगाह में कि सफल पुरुष उसका बहनोई, सफल पुरुष उसका बहनोई, जिसकी तुलना करे न कोई। और सबसे बेचारा उसका भाई है, चुड़ैल उसकी भौजाई। और जैसे रस की भरी मौसमी, जैसे रस की भरी मौसमी, वो है उसकी प्यारी मम्मी। और जैसे बीमारी कोरोना, वो है बस उसकी सासू माँ। और जगत निकम्मा और नकारा, उसका पति है निपट आवारा। पत्नी बहती धार का, कोई न पाया पार, साढ़े साथी की तरह पति पर रहे सवार। और उपाय क्या है कि घरवाली का जगत में काटे न कोई फंद, इसीलिए सर को झुका कर लो आंखें बंद।